पुराने जमाने के सूदखोर बड़े ही अमीर लोग होते थे। उनके पास जो पैसा होता था वो दूसरों लोग को देते थे कर्जे में और उससे सूद कमाते थे। दूसरों लोगों का सत्यानाश हो जाता था मगर वो लोग अमीर होते जाते थे। और आज के जमाने के सूदखोर उनसे भी ज्यादा अक्लमंद है। वो कैसे? कि वो अपना पैसा यूज नहीं करते, वो आपसे पैसा हासिल करते हैं और उससे कर्जे देते हैं और सूद कमाते हैं वो लोग। ना सिर्फ ये हैरान करने वाली बात है कि आज के जमाने के सूदखोरों के पास इतनी ताकत है कि अगर उनका दिल चाहे तो वो नया पैसा पैदा कर सकते हैं। यानी वो पैसा किसी का भी नहीं है और वो पैदा कर सकते हैं और लोगों को कर्जे देते हैं उससे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मुमकिन है तो आइए आज का लेक्चर देखिए। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं आपको फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग समझाऊं क्या है वो कहूं, जब हम फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग जब हम समझेंगे तो फिर हम ये भी समझेंगे कि मनी सप्लाई में गड़बड़ क्यों हो रही है। और फिर फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में जब हम ये समझेंगे फिर हम ये भी समझ सकेंगे कि गवर्नमेंट क्यों पैसे नहीं छाप सकती। अगर कोई स्कूल बनानी है, कोई हॉस्पिटल बनाना है तो गवर्नमेंट क्यों पैसे नहीं छाप सकती और वो क्यों नहीं पैसे बना सकती। पैसे तो गवर्नमेंट के पास बहुत होने चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही तो पैसे बनाती है, छापती है, पैदा करती है। तो फिर क्यों गवर्नमेंट ज्यादा पैसा छापती क्यों नहीं है? ऐसे ही सवाल है ना। लेक्चर की शुरुआत में ही मैंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली थी कि पुराने जमाने के सूदखोर जो अमीर लोग होते थे वो अपना पैसा किसी और को देते थे और बहुत ही सूद कमाते थे और इससे वो लोग अमीर अमीर हो जाते थे, ज्यादा दूसरों लोगों का सत्यानाश हो जाता था। मगर आज के जमाने के सूदखोर, जिससे मेरा मतलब है बैंक, ये लोग अपना पैसा नहीं यूज करते हैं, वो आपका पैसा यूज करते हैं इसी मकसद के लिए कि वो आपसे पैसे लेते हैं और दूसरे लोगों को कर्ज में देते हैं। और जब वो कर्ज देते हैं तो उसमें से जो सूद कमाते हैं वो थोड़ा सा आपको देते हैं, बाकी सारा जो हिसाब है वो अपने पास रख लेते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? मैं आपको समझाती हूँ कि पहली बात तो यह है कि जब आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो वो पैसा आप पूरा का पूरा विड्रॉ तो नहीं करते हो। मानो कि आपने 1 लाख रुपीस रखा है, बैंक में डाला है। अब आपने ये सोचा कि चलो जो लाख रुपीस है मैंने बैंक में डाले हैं, मेरे माँ बाप थोड़े से बूढ़े हो गए हैं, शायद वो बीमार हो जाए, तो मैं इस तरह करती हूँ कि 10 और 20 हजार इस्तेमाल करूंगी और बाकी 80-90 हजार रुपया जो है वो मैं बचाने की कोशिश करूंगी। 18 और 19% मैं बचाने की कोशिश करूंगी। मैं सेविंग्स करूंगी। सेविंग्स का मतलब ये है कि ये पैसे जो है मैं बचा के रखूंगी, किसी ऐसे दिन मैं यूज करूंगी जब मुझे इसकी ज्यादा जरूरत होगी। तो मेरा जो पैसा है वो कहाँ सेफ रहेगा? बैंक में सेफ रहेगा। मगर ये बात पता नहीं होगी कि आपके ख्याल में तो आपने जो पैसा जो है उठा के बैंक में रखा है, जो पैसा आपको नौकरी में से या आपने हार्ड वर्क से कमाया है वो उठा के आपने बैंक में रख दिया है। और आपका ख्याल ये कि वो बैंक में कहीं पे पड़े होगे, सेफ में पड़े होगे, कोई बड़ी सी तिजोरी होगी वहां पड़े होगे, ताला चाबी मार दिया होगा वो लोग ने। अब बैंक्स को ऐसा एहसास होता है कि, और वो लोग सोचते हैं कि देखो पूजा ने है ना लाख रुपीस डाले हैं
और फलाने ने भी डाले हैं, इसने भी डाले हैं, उसने भी डाले हैं, बहुत लोगों ने डाले हैं। मगर एक बात जो है, साल भर में इनके जो पैसे हैं वो वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। और गौर कीजिए कि जो टोटल हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों के पैसे जो पड़े हुए हैं, ऐसे लोग जो है अक्सर लगभग 10% ही करते हैं यूज, या निकालते हैं या विड्रॉ करते हैं। बाकी 90% हमारे पास ऐसे ही पैसे पड़े रहते हैं, उसको वो लोग नहीं निकालते हैं। मेरे पास और मेरी सेफ में 90% मनी ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो यूज ही नहीं करते। लोग जो है उस पैसे को निकालते ही नहीं है। क्यों नहीं निकालते? क्योंकि उन्होंने सेविंग्स के लिए रखे हैं। तो 90% मनी ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो बैंक वाले लोगों ने ये सोचा कि इतने सारे पैसे जो है वो ऐसे ही पड़े हुए, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि ये जो पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं वो मैं किसी और को कर्जे में दूं और उससे मैं प्रॉफिट कमाऊं, और जो मुझे प्रॉफिट होगा उसमें से आधा सा डिपॉजिटर को भी दे दूंगा और उसमें से जो बचेगा वो मैं हिस्सा ले लूंगा। एक गौर से समझने की बात है, जब आप आमदनी कमाते हो और आप पैसे उठा के बैंक में रखते हो और आपका ख्याल ये होता है कि ये मेरा पैसा बैंक के अंदर सेफ रहेगा, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं थोड़े से पैसे निकाल लूंगी। अब जरूरत रोज रोज थोड़ी होती है। जैसे कि अगर आपने 1 लाख रुपीस डाला है तो उसमें से हो सकता है आप 10 या 20 हजार हर महीने यूज करते हो, या 35,000। अगर आपने 10 लाख डाले हैं तो उसका भी हो सकता है आप 10% ही यूज करते हो, उससे ज्यादा आप यूज नहीं करते हो। कुछ लोग तो लाखों रुपए डालते हैं और उसमें से ज्यादा भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि 35 या 45-60 ऐसे कुछ यूज कर लेते हैं, 50% यूज करते हैं। और वो लोग जिन्होंने करोड़ों और अरबों पैसे जो है बैंक में रखे हैं, वो लोग लाख भी निकाल ले, 3-4 लाख भी निकाल ले, तो कोई बड़ी सी अमाउंट नहीं बनती है, बहुत छोटी सी परसेंट बन जाती है। जैसे कि मैंने करोड़ों रुपए जो है, करोड़ रुपए है वो बैंक में रखे हुए और मेरे घर का गुजारा जो है 5 लाख में हो जाता है। तो मैं निकालूंगी तो भी बैंक वाले लोगों को ये बहुत ही छोटी सी अमाउंट लगेगी या परसेंट लगेगा। तो सब डिपॉजिटर जब आप देखते हो तो वो सब की आप एक एवरेज निकाल सकते हो। ऑन एवरेज लोग जो है वो जो पैसा हमारे पास जमा करवाते हैं, बैंक में जमा करवाते हैं, उसका कितना हिस्सा हर महीने वो लोग यूज करते हैं और कितना हिस्सा जो है सर्कुलेट हो रहा है और कितना हिस्सा हमारे पास ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है। निकाली जा सकती है इसकी एवरेज, और निकालते भी है एवरेज। तो बैंकों ने जो एवरेज निकाली है वो ये है कि जो लोग पैसा हमारे पास जमा करवाते हैं उसमें से 10% हिस्सा ही वो यूज करते हैं और बाकी का जो 90% जो है यूं ही हमारे पास पड़ा रहता है। अब 90% हिस्सा जो है वो बैंक में यूं ही पड़ा रहता है और वो सर्कुलेट ही नहीं होता। अब बैंक वाले लोगों ने ये सोचा कि जो 90% हिस्सा जो है यूं ही पड़ा हुआ है और किसी ने हमारी बैंक में 1 लाख डाला है तो वो सिर्फ 10 हजार ही यूज कर रहा है, तो बाकी का 90 हजार जो है वो यूं ही पड़ा हुआ रहता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, मैं ऐसा करता हूं, मेरे पैसे नहीं है, हाँ बैंक के भी पैसे नहीं है, लेकिन एक किसी और ने बैंक में पैसे डाले हैं, ठीक है। मगर बैंक ये सोचता है कि
वो जो बैंक वाले हैं ना, किसी को उधार देते हैं, कर्ज में देते हैं, तो वो लोग कहते हैं सामने वाले को, हम तुम्हें जो है ना 50% पे देंगे, या चलो मानो 80% पे जो है ना हम तुम्हें देंगे, और उसका हमें प्रॉफिट कमा के देना है, उस पर हम सूद लेंगे। मैं आपको कर्जा दूंगा, लेकिन 50% के हिसाब से मुझे उसमें से प्रॉफिट होना चाहिए। वो 50% में जब प्रॉफिट होता है तो उसमें से वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 10-20 या 8-9%, चलो मैं बहुत ही अच्छी हूं तो मैं 12% डिपोजिटर को दे दूंगी, और बाकी का जो पड़ा हुआ है वो मैं ले लूंगी हिस्सा। बैंक वाले जो है उस डिपोजिटर को मिलते हैं और कहते हैं कि देखो जी, आपने जो 1 लाख डिपॉजिट किया था ना, हमारी बैंक में रखा था ना, वो हमने आपको 10% प्रॉफिट करके दिया है। आपका जो 1 लाख रुपया जमा था हमारी बैंक में, साल के अंदर 1,10,000 हो गए हैं। मौज कीजिए, देखो आपने कोई काम भी नहीं किया है और आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया है। सिर्फ इसी मकसद के लिए आपका प्रॉफिट हुआ है कि आपने जो पैसे हैं वो बैंक में रखे हैं। अब 10% जो है हिस्सा मैंने अपने डिपॉजिटर को दे दिया, और 5% हिस्सा मैंने अपने पास रख लिया। इस मकसद के लिए मुझे बैंक भी चलाना है। अगर मैं हर डिपॉजिटर के पास से 5% खींचता रहूंगा, तो आप अंदाजा करें कि ये कितनी बड़ी अमाउंट बन जाती है। अच्छा जी, एक इंटरेस्टिंग बात ये बोलती हूँ कि 1 लाख मैंने जो है ना बैंक में जमा करवाए, या किसी बंदे ने जो है ना 1 लाख बैंक में जमा करवाए। बैंक वाले लोगों ने ये किया कि 1 लाख में से 90,000 जो है यूं ही बैंक में पड़े हुए हैं, वो 90,000 किसी को कर्ज में दे दिए। अब जो 90,000 जो कर्ज में दिए हैं, वो अभी जिस बंदे को कर्ज मिला है उसने क्या किया उस पैसों के साथ, उस 90,000 के साथ उसने क्या किया, उसने भी बैंक में डाल दिए, डिपॉजिट करवा दिए। क्योंकि उसने सोचा कि घर पे तो नहीं रख सकता, कहीं पलंग के नीचे भी नहीं रख सकता, तकिए के नीचे नहीं रख सकता, कोई डाकू आ गया तो, इस डर से उसने भी बैंक में डाल दिए क्योंकि पैसा सेफ रहेगा। वो 90,000 रुपीज उसने बैंक में डाल दिए, जब उसे लगेगा तब वो यूज करेगा। तो पहले बैंक में 1 लाख था, अब 1 लाख में से बैंक वाले लोगों ने 90,000 किसी को कर्ज दे दिए। वो जिनको कर्ज दिया है उसने क्या किया, वही पैसे बैंक में डाल दिए फिर से 90,000। अब उस 90,000 में से भी उन्होंने 10% ही उसको यूज करना है, क्योंकि यही एवरेज हमने निकाली थी और यही एवरेज है। तो 90,000 में से 81,000 रुपीज जो है ऐसे ही पड़े हुए हैं फिर से बैंक में, इसको भी मैं कर्जे में दे देता हूं। और अब 90,000 में से 81,000 मैंने जो है किसी को कर्ज दे दिया। पहली बात तो ये है कि ये साबित हुई कि बैंक अपना पैसा कर्ज में नहीं देता है लोगों को। लोग जो बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं, वही पैसों से बैंक जो है वो दूसरों लोगों को कर्ज देती है और उसमें से ही प्रॉफिट कमाती है 10%, 15%। कुछ हिस्सा जो है वो डिपॉजिटर को दे देती है और बाकी का जो हिस्सा है वो अपने पास रख लेती है। और इसी तरह दूसरी बात यह है कि जब वो किसी दूसरे को कर्ज देते हैं, जो कर्ज लेने वाला है वो भी आगे बैंक में ही डालता है वही पैसा, तो भी डिपॉजिट बन जाता होगा। जब वो डिपॉजिट बन जाता है तो अब पहले बैंक के पास 1 लाख था डिपॉजिट, और अब 90,000 जो है वो लोगों ने कर्ज में दे दिए। तो अब 90,000 फिर से बैंक में आ गए,
जिसको उन लोग ने कर्ज दिया उसने भी बैंक में रखे। तो टोटल अमाउंट जो है बैंक के पास 1,90,000 हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि बैंक ने पहले अगर टोटल अमाउंट सिर्फ 1,00,000 थी, जैसे कि एक बंदे ने 1,00,000 डाला है बैंक में, अब उसमें से 19,000 बैंक ने जो है आगे जाके किसी को कर्ज दे दिया। अब टोटल मनी जो है इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट कर रही है, घूम रही है, वो 1,00,000 नहीं है, वो 1,90,000 है। आप सोचोगे जैसे कि गवर्नमेंट ने तो कोई पैसा छापा नहीं है, तो 1,90,000 कैसे पैदा हो गए इकोनॉमी के अंदर, है ना? मजेदार किस्म की बात। इसका जवाब यह है कि इकोनॉमी के अंदर जो पैसा जो है, पेपर मनी जो है, वो उतना ही सर्कुलेट कर रहा है जितना पहले होता था। मगर क्योंकि सर्कुलेट जितना पैसा कर रहा है, लोगों के बीच में जितना पैसा घूम रहा है, गर्दिश कर रहा है, उसके अलावा बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं हमारे जो पैसे हैं वो बैंक में पड़े हुए हैं। असल में वो तो पैसे जो है वो बैंक में पड़े ही नहीं है। ये जो पैसा होता है ना, इसे M1 कहते हैं, M1। और जो डिजिटल होता है, डिजिटल हम इसमें जाके बैंकिंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, M2। तो वो बैंक के अंदर आपने 1,00,000 डाला है, तो उसमें से 90,000 जो है वो लोगों ने कर्ज में दे दिए दूसरे लोगों को। तो अब कुल इकोनॉमी के अंदर पैसा कितना बन गया है, 1,90,000। अब वो 90,000 रुपया एक्स्ट्रा जो है वो भी बैंक वाले लोगों ने कर्ज में दे दिए, और वो भी पैसे बैंक में फिर से आ गए, और उस पैसे को भी बैंक वाले लोगों ने 81,000 रुपीस आगे आपने और कर्ज में दे दिए। तो अब कितने पैसे बन गए हैं, 1,00,000 रुपीस प्लस 19,000 रुपीस प्लस 81,000 रुपीस। अंदाजा करिए ये कितनी मजेदार किस्म की बात है। अब जो है ना 2,00,000 से भी ज्यादा पैसा बन गया है। इसी तरह जब 81,000 रुपीस जब लोगों के हाथ में आएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भी बैंक में डाल देंगे, क्योंकि डाकू आके चोरी ना कर ले घर पे। तो अब बैंक के पास 81,000 रुपीस भी आ गया, और 81,000 में से भी 8% या 50% बचा लिया, और उसमें से थोड़े सा पैसा जो प्रॉफिट हुआ है वो डिपॉजिटर को दे दिया है। अब उन्होंने फिर से कर्ज में दे दिया है लोगों को, 72,000 रुपीस दे दिए उन्होंने। अब वो 72,000 रुपीस आ गए लोगों के पास, और वो लोगों ने क्या किया, फिर से बैंक में डाल दिए, और उन्होंने 10 या 20% यूज किया होगा। बाकी का जो पैसा है वो बैंक में यूं ही पड़ा होगा। हम 10% के एवरेज से चल रहे हैं। हाँ, अब वो 72,000 रुपीस में से भी 10% थोड़ा निकाल लेगी, बाकी का फिर से वो लोग कर्जे में दे देंगे, 63,000 रुपीस कर्ज में दे देंगे। अब 63,000 रुपीस लोगों के पास फिर से आएंगे, वो लोग वैसा ही करेंगे, फिर से बैंक में जाके डाल देंगे, और 20 या 10% जो है यूज करेंगे। इस तरह कर्जे दे देकर लाख में से कर्जे देकर, जैसे पहले 19,000 रुपीस दिए कर्ज में, इसके बाद 81,000 रुपीस दिए, और उसके बाद 72,000 रुपीस दिए, और उसके बाद 63,000 रुपीस दिए। ऐसा करते करते बैंकों ने इतने सारे कर्ज दे दिए और मनी सप्लाई को बढ़ा दिया बैंक वाले लोगों ने, बल्कि इतना बढ़ा दिया कि मनी सप्लाई को कि आप सोचोगे एक इकोनॉमी को किसी एक टाइम पर 90% जो मनी सप्लाई है वो बैंक पैदा करता है, ना कि गवर्नमेंट। बैंक पैसा पैदा कर रहा है। शॉकिंग बात है ना, 90% इकोनॉमी के अंदर जो पैसा लोग कहते हैं हमारे पास है, वो जनरेट कहाँ से होता है,
वो नोट छापने से नहीं होता है। इनफैक्ट जो नोट छापने वाली करेंसी है वो सिर्फ 10% होती है पूरी टोटल करेंसी की, और लगभग 90% करेंसी जो है सर्कुलेट कर रही है मार्केट में, वो बैंक के जरिए हो रही है। वो बैंकों ने खुद पैदा की होती है, जैसे कर्जे दे देकर। ये आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ सकते हो, ये फैक्ट है। जो गवर्नमेंट पैसा छापती है वो के जिसको हम कहते हैं M0, ठीक है, उसके बाद आता है M1, उसके बाद आता है M2, M3, M4, और ये चलता रहता है, यानी ये सर्कुलेट होता रहता है। इसकी ज्यादा हम डिटेल्स में नहीं जाते हैं, आज के लेक्चर में इतना कहना काफी है कि जिसमें गवर्नमेंट जो है पैसे छापती है, वो पैसा कॉमन सी बात है, जो छपे हुए हैं पैसे, जो नोट है, वो नोट जो है लोगों के पास आमदनी के रूप में आती है, और लोग जो है वो आमदनी को बैंक में डाल देते हैं या डिपॉजिट कर देते हैं। जब वो डिपॉजिट होता है, यानी बैंक वाले लोगों को पता चलता है, तो जो बंदा है उसमें से सिर्फ 10% यूज करता है, बाकी का जो है 90% जो है वो सेविंग कर रहा है अमाउंट। वो 19,000 अमाउंट जो है वो लोगों ने फिर से किसी को कर्ज दे दिया। जब वो लोगों ने कर्ज देते हैं तो वो लोग जिनको कर्ज मिलता है, जो पैसा उनको मिलता है, वो लोग लिख देते हैं कि हमने आपको पूजा, आपको 1 लाख देना है हमको, और वो अगर हम ATM या कंप्यूटर या फिर हमारे मोबाइल में चेक करते हैं तो वो अमाउंट हमें लिखी हुई मिलती है। जब आप SBI का ऐप जो होता है वो चेक करते हो आपके मोबाइल में, तो आपको वो अमाउंट लिखी हुई मिल जाती है। जो मैंने 1 लाख रुपीस जो बैंक में दिए थे, वो जो नोट मैंने बैंक को दिए थे वो अब बैंक के पास नहीं है। जो नोट मैंने दिए थे, या मैंने 1,00,000 नोट जो है बैंक में रखे थे, और 90,000 जो है मैंने सेविंग की थी। बैंक वाले लोगों ने क्या किया, जो 90,000 थे वो किसी और को कर्ज में दे दिए। अब 90,000 जो है ना वो किसी को कर्ज में दे दिए, उसने क्या किया, बैंक में जाके रख दिया, और बैंक वाले लोगों ने 10% जो है ना वो बचा के रख लिया, क्योंकि ये हर साइकिल में ऐसा करते। अभी 90,000 बैंक में आए ना, तो बैंक वाले दूसरों को 81,000 कर्ज में देंगे, क्योंकि 10% जो है वो बचा के रखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रिजर्व रेशो। रिजर्व रेशो का मतलब ये है कि वो रेशो जो कि बैंक अपने पास रखता है, कि पूजा आके 10% यूज करेगी तो मुझे 10% बचा के रखना है, इसको कहते हैं रिजर्व रेशो। वो रेशो जिसको आपको रिजर्व करना है, कि आपको ये पैसे जो रिजर्व किए वो कर्ज नहीं देना है, तो ये अबाउट 10% भी हो सकता है और ज्यादा भी होता है। बाकी 90% जो है आप कर्ज में दे देते हो। तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख में से आपने 90,000 कर्ज में दे दिए, और अब वो 90,000 एक्चुअल मनी नहीं है, वो नोट भी नहीं है। 90,000 रुपीस नोट जो है वो 1 लाख है असल में तो सिर्फ। मगर जो टोटल मनी है, और लोग जो कह रहे हैं हमारे पास पैसे है, हमारे पास आमदनी है, वो इकोनॉमी के अंदर अब 1,90,000 हो चुके हैं उसके अंदर, और 81,000 और ऐड करिए, उसके अंदर 72,000 ऐड करिए, और उसके अंदर 63,000 भी ऐड करिए, उसके अंदर 54,000 रुपीज ऐड होगा। यार ये चलता रहेगा, ये साइकिल जो है चलता रहेगा जब तक ये 0 पर नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि टोटल मनी किसी इकोनॉमी के अंदर है। टोटल मनी से मतलब ये है कि मेरे पास, मैंने कर्ज लिया हुआ है, खर्च कर सकती हूँ ना, तो वो मनी है ना मेरे पास, टोटल मनी
इसका 90% हिस्सा प्राइवेट बैंक बनाती है, वो सिर्फ 10% हिस्सा गवर्नमेंट छापती है। बाकी की 90% हिस्सा जो है वो प्राइवेट बैंक छापती है। वो कैसे? कर्जे दे देकर। और 90% हिस्सा किसी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर वो बुनियादी तौर पे बैंक बनाती है। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। एक फ्रैक्शनल को रिजर्व कर लो, वो हिस्सा जो कि 1 लाख है उसमें से 10% सेव कर लो, बचा लो, और बाकी का जो हिस्सा है यूं ही पड़ा हुआ है वो कर्ज में दे दो। और क्योंकि बाकी का हिस्सा आपने कर्ज में दे दिया है तो मतलब पैसा पैदा हो रहा है। अब उसमें से हम निकाल सकते हैं मनी मल्टीप्लायर, यानी गवर्नमेंट ने 1 लाख छापा था पैसा, टोटल मनी कितना पैदा हो जाएगा? मनी मल्टीप्लायर होगा तो 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशो। अगर रिजर्व रेशो 10% है तो 1 डिवाइडेड बाय 10%, ठीक है? तो इसको कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, यानी कि कितने नंबर से मनी जो है बढ़ जाता है। मोटा मोटा इसका हिसाब यह है कि अगर 10% जो है रिजर्व रेशो है तो आप यही समझोगे कि 90% इकोनॉमी के अंदर जो पैसा घूम रहा है, वो जो पैसा लोग कह रहे हमारे पास है, दर हकीकत में गवर्नमेंट नहीं बनाती, वो प्राइवेट बैंक बनाती है, वो बैंक्स बनाती है। और बैंक जो है वो प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट वाली बैंक नहीं होती है मोस्ट ऑफ, ये टोटली प्राइवेट बैंक है। और जो मकसद के लिए बनाई गई है बैंक, सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाई गई है, प्रॉफिट कमाया जाए, कैपिटलिस्ट प्रॉफिट बनाया जाए, कोई और मकसद के लिए नहीं है, सिर्फ पैसा बनाना है। वो लोगों का काम यही है कि जिन लोगों ने डिपॉजिट किया हुआ है उनको वो कहते हैं कि जी हम आपको और आपकी आमदनी में प्रॉफिट करके देंगे 10% और भी सोन सोन। अगर आप लोग सेविंग अकाउंट में चले जाते हैं 5 और 10 साल के लिए, हम ये पैसा जो है वो निकालेंगे नहीं, बंद कर रहे बैंक में, तो वो कहते हैं हम आपको 30% देंगे। अगर आप कहते नहीं 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 मुझे ये ठीक नहीं लगता तो वो आपको 15% देते हैं। अब इससे क्या मतलब है कि इकोनॉमिक जो चलती है, जो जिन चीजों में इन्वेस्ट होता है, वो ना तो सिर्फ गवर्नमेंट फैसला करती है, ना ही 90% पैसा जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, ना ही वो आप और मैं फैसला करते हैं, ना ही वो इंडस्ट्रियल फैसला करते हैं, ना ही वो बिजनेसमैन फैसला करते हैं, ना ही वो कैपिटलिस्ट लोग फैसला करते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये फैसले किस चीज पे इन्वेस्ट करना है तो कौन करता होगा? बैंक्स फैसला करती है। बैंक्स के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, बैंक्स के जो सीईओ होते हैं, वो फैसला करते हैं कि किस कैपिटलिस्ट को कितना कर्ज देना है और कौन सी चीज पर देना है। जिस कैपिटलिस्ट को कर्ज देंगे वहां पे तरक्की होना शुरू हो जाएगी, और जिस कैपिटलिस्ट को कर्ज नहीं देंगे वहां पे तरक्की बंद हो जाएगी। जैसे कि बैंक्स ये फैसला करती है कि स्कूल्स बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट वाली चीज है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो कैपिटलिस्ट आता है उनके पास, वो कहता है कि हमें स्कूल बनानी है, वो भी प्राइवेट स्कूल्स बनानी है, तो बैंक वाले क्या करते हैं, उसे कर्ज दे देते हैं। अगर बैंक्स को लगे स्कूल जो है ना वो बड़ी बेकार है, हमको किसी और चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, रियल एस्टेट डेवलपमेंट के अंदर, जो कि कैपिटलिस्ट आके ये कहेगा
कि मुझे जमीन चाहिए, मैं बिल्डिंग खड़ी करूंगा और घर बेचूंगा, तो बैंक सोचती है ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तो उसको पैसा देना शुरू कर देती है। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी का पूरा रुख जो है ना इधर से उधर हो जाता है, बदल जाता है। यानी इकोनॉमी को प्लान कौन करता है? दर हकीकत में बैंक्स करती है। बैंक्स प्लान करती है कि इन्वेस्टमेंट किस तरफ करना चाहिए और कौन सी जगह पर करना चाहिए, किन चीजों पर करना चाहिए। उनकी कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोन दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है ना कमाया जाए, खींचा जाए।